अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आस्क केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज का हमारा ज़ेर बहस टॉपिक फर्स्ट केमिस्ट्री चैप्टर 9 सॉल्यूशन में से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है इससे प्रीवियस 2-3 टॉपिक्स जो हैं वो इससे मुतल्लिका कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ से मुतल्लिका जो हैं वो मेरे इस प्लेलिस्ट में मौजूद हैं। का मौजू है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट की बात है। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसमें डिप्रेशन का आना का मतलब क्या होता है, इसमें कमी का आना। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। फ्रीजिंग पॉइंट एक वो टेम्परेचर है जिसके ऊपर कोई भी लिक्विड मटेरियल फ्रीज हो जाता है। तो इसकी जो एक सिंपल कॉमन डेफिनेशन है वो ये है कि द टेम्परेचर पॉइंट एट विच टू फिजिकल स्टेट्स लिक्विड एंड सॉलिड को एग्जिस्ट। वो टेम्परेचर जिसके ऊपर दो जो फिज़िकल स्टेट्स हैं वो एक ही वक्त में पाई जा सकती हूँ। ज़रा इसको कॉमन वे में हम समझ लेते हैं। हमारे फ्रीज़र में एक बर्तन के अंदर पानी भर के रख दिया गया और कुछ देर के बाद हमने देखा कि उस पानी के अंदर कुछ कुछ बर्फ़ बनी हुई थी और कुछ कुछ वहाँ पे पानी पानी था। तो बहरहाल वो वाली सिचुएशन उस फ्रीज़र के अंदर जो टेम्परेचर बेसिस पे क्रिएट हो चुकी है वही दरअसल फ्रीजिंग पॉइंट होता है। यानी एक जिसको बोलते हैं कच्ची कच्ची बर्फ़, वो वाली जो स्टेट बनती है ना फ्रीज़र के अंदर, वो वाला उस वक्त जो टेम्परेचर पॉइंट होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। तो वहीं पे सॉलिड भी होती है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ की स्टेट होती है जिसको सॉलिड बोलते हैं, और बाकी बकिया जो है वो पानी पानी मौजूद होता है उसको लिक्विड बोलते हैं। तो लिक्विड और सॉलिड जिस टेम्परेचर पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मसावात के साथ इक्विलिब्रियम स्टेट में पाई जाती हूँ वो वाली स्टेज टेम्परेचर पॉइंट स्टेज फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। दूसरा, इसकी दूसरी जो डेफिनेशन है, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। वो टेम्परेचर पॉइंट जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड दोनों जो हैं उनके वेपर्स तकरीबन इक्वलिटी में हों। मसलन उस वक्त वेपर्स जो होते हैं, इंडिपेंडेंट जो मटेरियल होता है लिक्विड फेज़ में, उसके ऊपर वेपर्स मैक्सिमम होते हैं, जबकि उसी को जब हम लिक्विड यानी उसको जब सॉलिडिफाई कर चुके हों तो उस वक्त भी कुछ ना कुछ वेपर्स मौजूद होते हैं ऊपर। जैसे बर्फ़ को फ्रीज़र से निकाल के बाहर रखें तो ऊपर थोड़े थोड़े बुखारात से दिखाई देते हैं, यानी वो उसके वेपर्स होते हैं दरअसल, और वो सॉलिड के वेपर्स होते हैं। और वो पॉइंट टेम्परेचर पॉइंट जिसके ऊपर लिक्विड, जिसमें वोलेटाइल नेचर का लिक्विड हो सकता है, उसके वेपर्स, और उसी लिक्विड को जब सॉलिडिफाई कर दिया जाए तो उसके वेपर जब आपस में मसावात में हों, इक्वलिटी में हों, वो वाला जो टेम्परेचर पॉइंट होता है वो क्रिटिकल वे में उसको बोला जाता है ज़रा फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब इसके अंदर होनी है डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब होता है कमी का आ जाना ज़ाहिरन, यानी टेम्परेचर का डाउन हो जाना। ठीक है, जैसे एक हमारे पास बीकर है, बीकर प्योर, इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है और इसके अंदर ना ये रेड जो डॉट्स मैं लगा रहा हूँ ये कोई हमने डाल दिया, मसलन कोई सल्यूट डाल दिया। अच्छा, पहले जब प्योर सॉल्वेंट था, मसलन प्योर सॉल्वेंट है ऐसे इस वाले में, और इसको हमने फ्रीज़ करना शुरू कर दिया, यानी इसको कूलिंग प्रोवाइड की, कूलिंग सराउंडिंग प्रोवाइड की, और इसको हमने इसको फ्रीज़ करना शुरू कर दिया। अब अगर बिलफर्ज ये हमारे पास प्योर वाटर होगा तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ हो जाएगा। अब इसी वाटर के अंदर, जैसे वो कस्टर्ड नहीं बनाते, अब हम कस्टर्ड बना दें, मतलब है कि उसके अंदर सोल्यूट डाल दिया गया और एक सोल्यूशन बना दिया गया, और ये रेड स्पॉट्स जो हैं वो कस्टर्ड के ले लें, पाउडर के, तो इसको हमने तैयार करके इसको फिर से फ्रीज़र के अंदर रख दिया। दोनों कंटेनर्स को फ्रीज़र के अंदर रखें, ये किसी एडवांस टेम्परेचर पे ये वाला प्योर वाटर जो है ये फ्रीज़ हो जाएगा। लाइक ये H2O है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जबकि उसी टेम्परेचर पे कि जिसके ऊपर ये फ्रीज़ हो चुका होगा प्योर वाटर सॉल्वेंट, जबकि ये जो सोल्यूशन है ये प्योर सॉल्वेंट के अंदर जब सल्यूट डाल दिया गया, सल्यूट, तो अब क्या हो चुका है, ये सोल्यूशन बन चुका है। तो ये वो टेम्परेचर जिसके ऊपर H2O ने फ्रीज़ होना है, उस टेम्परेचर पे ये वाला फ्रीज़ नहीं हो पाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या बोला
कि इसके अंदर सॉल्यूशन जो था बना पड़ा है, इसके अंदर जो है अब डिप्रेशन आ गई है। अब ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अब इसने फ्रीज़ नहीं होना, यानी इसके लिए टेम्परेचर जो है वो T1 कहलाएगा और इसके लिए जो लोअर टेम्परेचर होगा उसको हम बोलेंगे T2। अब इसका डिफरेंस निकाल लें। डिफरेंस कैसे आएगा? डेल्टा T के साथ ये हायर टेम्परेचर है, मसलन ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज़ हो गया है ना, तो ये हाई टेम्परेचर होगा, और ये -1 पे फ्रीज़ हो रहा है तो ये लो टेम्परेचर होगा, या -2 डिग्री पे फ्रीज़ हो रहा है तो ये लो टेम्परेचर होगा। तो डेल्टा T कैसे निकाला जाता है? ये T1 - T2 करके निकाला जाता है, डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब ये कम होगा इसकी निस्बत, ये जो लोअरिंग आ जाएगी टेम्परेचर के अंदर, जो मिनिमम लेवल आ जाएगा, मिनिमम पॉइंट आ जाएगा, टेम्परेचर पॉइंट, वो इसके लिए क्या होगा? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अच्छा, अब ये बात तो हो गई। अब इसको हम यानी वर्बली कैसे बयान कर सकते हैं, या अल्फाज की सूरत में डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट? द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट। जब इस सोल्यूशन के अंदर नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल दें तो उसके रेफरेंस से जो टेम्परेचर होगा उसको नोट कर लें। एंड द प्योर सॉल्वेंट कार्ड, यानी प्योर सॉल्वेंट ये वाला, और इसके अंदर जब नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सल्यूट डाल दें तो उस वक्त जो टेम्परेचर इसमें जो डिफरेंस आएगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसको हम डेल्टा T और ये F से डिनोट करते हैं। दिस टर्म दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिनोटेड बाय डेल्टा TF, चेंज और लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। अच्छा, अब इसको हमने ग्राफिकली तौर पे समझना है। ग्राफ हमारे सामने कुछ है यहाँ पे, कैसे वाला कि किसी हायर प्रेशर बेसिस पे, ये है हमारे पास प्रेशर ग्राफ और ये है टेम्परेचर ग्राफ। इस साइड पे टेम्परेचर बढ़ रहा होता है और ऊपर वाली साइड पे प्रेशर बढ़ रहा है, इस साइड पे अलॉन्ग वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हुआ और ये हमारे पास क्या है भला? एक्स एक्सिस है। अच्छा, एक्स एक्सिस पे हमने टेम्परेचर ड्रा किया, वाई एक्सिस पे हमने वेपर प्रेशर ड्रा किया। कोई भी सॉल्वेंट था, प्योर सॉल्वेंट, उसका वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, यहाँ पे है, उसका वेपर प्रेशर जो है वो मैक्सिमम है। उसको हमने टेम्परेचर कम करना शुरू किया इस वाले वेपर प्रेशर वैल्यू पे, यानी जो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट होता है उसके वेपर्स मैक्सिमम होते हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की खासियत है कि जो सॉल्वेंट होता है उसके वो वोलेटाइल नेचर का होता है, लेकिन जब उसके अंदर सोल्यूट डाला जाता है तो वो सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी नेचर का होना चाहिए। जब प्योर सॉल्वेंट है तो उसके अंदर वेपर प्रेशर मैक्सिमम है किसी ख़ास टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कम करना शुरू किया, इधर से टेम्परेचर कम कर रहे हैं, इधर से उसका वेपर प्रेशर डाउन हो रहा होगा। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब उस वक्त टेम्परेचर T1 होगा, और ये जो है ग्राफ, अगर ये कर्व देखें तो ये A है, ये इसको हम बोलेंगे पॉइंट B, और ये पॉइंट जो है होगा, ये होगा इसका C। अच्छा, हमने प्योर सॉल्वेंट को जिसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर लेवल था किसी भी सपोज टेम्परेचर पे, जैसे जैसे टेम्परेचर घटाना शुरू किया वैसे वैसे ऊपर से उस प्योर सॉल्वेंट के वेपर्स में कमी आना शुरू हो गई। ठीक है, जब इंडिपेंडेंट प्योर सॉल्वेंट होता है उस वक्त वेपर्स मैक्सिमम होते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउनवर्ड साइड पे घटता आया वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी डाउन होते हैं। एट पॉइंट अप्रोचिंग एट पॉइंट B, what is the vapor pressure value of this pure solvent? We can be calculated it by extra plotting, या by meeting this point B at reference vapor pressure axis point here। अब इस पॉइंट पे हमने नोट कर लिया, ये था इसका P0, मतलब इसको हम कह सकते हैं this one is the vapor pressure of pure solvent यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे इससे आगे जब हम ये वेपर प्रेशर है और इस पॉइंट B पे आके ये वाला प्योर सॉल्वेंट तकरीबन अपने फ्रीजिंग पॉइंट को मीट कर चुका है।
अब इस टेम्परेचर T1 को नोट कर लिया, इसके बाद टेम्परेचर डाउन होता रहा और ये ऐसे करके नीचे की जाने आता गया, यानी इधर से टेम्परेचर T1 से और डिक्रीज़ होता रहा और इधर से इसके वेपर प्रेशर में और ज़्यादा कमी आती गई। तो इस आगे वाली जो इसकी कर्व होगी ये सॉलिड फेज़ की कर्व होगी। इसके बाद इसी वाले प्योर सॉल्वेंट के अंदर हमने ये रेड स्पॉट्स सल्यूट डाल दिए। अब सल्यूट के डालने से वो नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होने हैं सल्यूट के पार्टिकल्स, जबकि प्योर सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर का था। उन्होंने वोलेटाइल होते हुए मतलब वेपराइज होते हुए वोलेटाइल नेचर के सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स ने बाउंड कर लिया, जिससे उसके वेपर्स में कमी आ गई। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर में कमी आ गई, ओवरऑल वेपर्स में कमी आई तो वेपर प्रेशर ही डाउन हो गया। यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट का वेपर सा मैक्सिमम हाइट को मीट कर रहा था, जबकि जब सोल्यूशन बन गया तो वेपर्स जो हैं वो डाउन हो गए हैं। अब इस सोल्यूशन वाली सिचुएशन को हमने फ्रीज़ करना शुरू किया, टेम्परेचर घटाते आए, ऐसे डिक्रीज़ होता आया टेम्परेचर और ऊपर से वेपर्स में भी कमी आती गई। एक पॉइंट आया यहाँ तक, यानी जो प्योर सॉल्वेंट का टेम्परेचर पॉइंट फ्रीजिंग टेम्परेचर पॉइंट था उससे कहीं लोअर टेम्परेचर के ऊपर जाके वो वाला जो सोल्यूशन है वो फ्रीज़ हुआ। जैसे मैंने आपको बताया कि कस्टर्ड और प्योर वाटर को हम एक ही वक्त में किसी बर्तन के अंदर भर के फ्रीज़र के अंदर रखें तो यानी आधे घंटे बाद वाटर जो होगा वो तकरीबन सॉल्डिफाई हो चुका होगा, आइस में तब्दील हो चुका होगा, जबकि कस्टर्ड अभी फ्रीज़ नहीं हुई होगी, यानी उसको और कम टेम्परेचर चाहिए होगा अपने आप को फ्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पे जब हम पहुँचे तो हमने टेम्परेचर नोट किया, तो टेम्परेचर अलॉन्ग एक्स एक्सिस हमें दिखाई दिया T2। अब इस टेम्परेचर के ऊपर ना हमने इसके जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको नोट करना चाहा, तो ये हमारे सामने ये इसके ऊपर P जो है वो वेपर प्रेशर दिखाई दिया। अब ये वाला जो वेपर प्रेशर है ये दरअसल इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, ठीक हो गया। अब इस टेम्परेचर के ऊपर हमने जिसके ऊपर ये वाला जो सोल्यूशन है वो अपने आप को यानी इस लिक्विड फेज़ और इस सॉलिड फेज़ दोनों की सेंस में को एग्जिस्ट कर रहा होता है, ये वाला पॉइंट जो है ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा। मतलब सोल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट ये है, इस पॉइंट के ऊपर ये वाला जो मटेरियल है सोल्यूशन ये लिक्विड फेज़ में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सॉलिड फेज़ में भी एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि ये प्योर सॉल्वेंट का ये पॉइंट जो था, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट का मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर ये वाला प्योर सॉल्वेंट इस वे में लिक्विड फेज़ में एग्जिस्ट कर रहा था और इस वे में सॉलिड वे में एग्जिस्ट कर रहा था। तो ये दोनों का ये वाला ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है और ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। अब ये T1 है, T2 है, ठीक है। इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, यानी यहाँ पे आगे रिलेशनशिप ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी और फ्रीजिंग पॉइंट में जो यानी जो इसमें रिलेशनशिप है उसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। हमारे सामने जो है ना वो अगर हमारे पास मोलैलिटी किसी भी सोल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो 0.1 मोल हो, ठीक है। मसलन इस सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है वो वाटर है और सल्यूट जो है वो 0.1 मोल यानी कोई भी है, लाइक ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज बिलफर्ज हम अगर समझ लें तो ये हमारे पास सल्यूट है। अब ये हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ पे इसके अंदर ये 0.1 मोलल हमने ग्लूकोज डाल दिया। इस सॉल्यूशन की जो मोलैलिटी है वो 0.1 मोलल है। अच्छा, अब इसकी मोलैलिटी को बढ़ा दें, मतलब नंबर ऑफ़ मोल्स 0.1 से 1 कर दें। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक 10 टाइम्स जो हैं वो मोलैलिटी बढ़ रही होगी, ठीक है। अब जबकि पहले 0.1 मोलल सॉल्यूशन जो था यहाँ पे इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो था 0.186 डिग्री, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास 0.1 मोलल सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो है कितना
0.186 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसको बढ़ा दें, 10 टाइम बढ़ा दें तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये भी 10 टाइम बढ़ जाएगा, 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी इसमें भी जो डिप्रेशन आ रही है वो कितनी है, 10 टाइम्स है। ठीक है, जैसे इधर से है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे मोलैलिटी बढ़ रही है, इधर से फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। तो इसका यहाँ से रिलेशन देखते हैं हम, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको हम कैसे मैथमेटिकल वे में लिख सकते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय डेल्टा टी एफ विच इज़ हेयर डेल्टा टी एफ। अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में तब्दील करें तो साथ में एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको बोलते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और ये आ गया है m, जो स्मॉल m है, दिस वन इज द इंडिकेशन ऑफ मोलैलिटी। अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसका इन्हिसार, इसकी डिपेंडेंस जो होती है वो नेचर ऑफ द सॉल्वेंट के ऊपर होती है, और इसका जो यूनिट होता है वो केल्विन पर मोलल होता है। ठीक है, और इसके लिए इसकी वैल्यू मुख्तलिफ सॉल्वेंट्स के लिए मुख्तलिफ होती है। लाइक अगर सॉल्वेंट वाटर लिया गया हो तो इसकी वैल्यू जो होती है वो 1.86 केल्विन पर मोलल होती है। अब यह साथ में हमारे पास है मोलैलिटी, और मोलैलिटी के लिए हमारे पास जो फार्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स के लिए एक सिंपल सा फार्मूला जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी बारहा डिस्कस हो चुका है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विल बी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इसके लिए हमारे पास ये है एक सिंपल सा वे, n जो है नंबर ऑफ मोल्स की इंडिकेशन है, गिवन वेट और मास ऑफ द सॉल्यूट को W2 से ज़ाहिर करेंगे और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट को MM2 से ज़ाहिर करेंगे, m इज इक्वल टू W2 और M1। अच्छा, विल बी इक्वल डिवाइडेड बाय मोलैलिटी के लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए ये हमने वैल्यू पुट की, और डिवाइडेड बाय 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ये मैस होगा सॉल्वेंट का जो कि गिवन होगा इन 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब 1000 ग्राम में हमने इसलिए लिया है कि हम वेट ऑफ द सॉल्वेंट को और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को, वेट ऑफ द सॉल्यूट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट को हम ग्राम यूनिट्स के साथ लेंगे, इसलिए हमने केजी को ग्राम में तब्दील कर लिया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर रियल में न्यूमिनेटर होता है, उसको ऊपर लेके चले गए, ये वाली वैल्यू इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ गई, तो इसको m की जगह m की वैल्यू को हम पुट करते हैं यहाँ पे, यानी m की वैल्यू दरअसल ये जो निकाली है हमने, ये वाली जो m की वैल्यू निकाली है, इसको हमने इस इक्वेशन में पुट किया, डेल्टा टी एफ विल बी इक्वल टू के एफ विल मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये वैल्यू सेम यहाँ पे पुट कर दी गई। उसके बाद क्या है कि ये यहाँ से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम मालूम कर सकते हैं, जो लोअरिंग आई है इसमें फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर में, उसको हम इस फार्मूला की मदद से मालूम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब ये जो सल्यूट डाला गया यहाँ पे तो नोन है ना, बिलफर्ज यहाँ पे हम देखें कि ये ग्लूकोज है, हमें नहीं पता कि कौन सा सल्यूट डाला गया और वो सल्यूट जो है वो कौन सी फॉर्म का है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, उसको हम मालूम कर सकते हैं। अब यहाँ से आगे जो है ये वाली बात एक और सेंस में चलती है कि ये जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी एक एप्लीकेशन है कि जौन सा भी किस्म का सल्यूट डाला जाए उसकी अगर हमने पहचान करनी हो कि कौन सा सल्यूट था जिसकी वजह से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अक्कर हुई है, तो उसको इस वाली प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए हम मालूम कर सकते हैं, यानी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सल्यूट है। जब उसके मॉलिक्यूलर मास को मीन मोलर मास को हम पहुंच जाएंगे तो फिर उसके हमें पहचान मुमकिन है। तो M2 को हम मालूम कर सकते हैं, डेल्टा TF इधर आ जाएगा, M2 इधर चला जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ पे ये वाली टर्म यहाँ पे आ गई और ये वाली इधर आ गई, M2 विल बी इक्वल टू, बाकी सेम है। ठीक है।